मेरा नाम रचना है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे पति दूसरे शहर जा रहे थे, तो वो मुझे खास बोल कर गए कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। मेरा देवर 16 साल का था। मैं मान गई। एक दिन मेरी मुलाकात उसके सर से हुई तो मैं ये देखकर डर गई कि वह मेरा पुराना आशिक था। मैं घर वापस तो आ गई, लेकिन ये बात मेरे देवर को पता चल गई और वह मुझे बार बार ब्लैकमेल करने लगा कि अगर मैंने उसकी एक शर्त पूरी नहीं की तो वह अपने भाई को बता देगा। मैं समझी कि वह मुझसे पैसे मांगेगा या फिर कोई चीज़, लेकिन मेरी जान निकल गई जब उसने मुझसे कहा कि आज रात मैं उसके कमरे में जाकर उसके साथ। मेरी शादी को अभी तीसरा महीना हुआ था। जिंदगी बहुत ज़्यादा हंसी खुशी गुजर रही थी। मेरे घर में हम सिर्फ तीन ही लोग थे, मैं, मेरे पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को जॉब के सिलसिले से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ा और वह मुझसे कहकर गए कि मेरे भाई का ख्याल रखना। मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वह था तो 16 साल का, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी थीं। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि यह बड़ा हो रहा है, लेकिन मेरे पति को न जाने क्या परेशानी थी। वह तो यह बात समझते ही नहीं थे कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, उसे खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बिना बात अपने भाई की इतनी फिक्र करते हैं, लेकिन मैंने इस बात पर कोई ज़्यादा बहस नहीं की और फिर अपने पति का ख्याल रखते हुए अपने देवर का ख्याल भी ऐसे ही रखना शुरू कर दिया जैसे मेरे पति रखते हैं, जैसे वह कोई छोटा बच्चा है। मैं जब एक दिन अपने देवर को स्कूल में टिफ़िन देने गई तो कोई स्मार्ट सा इंसान अंदर स्कूल में सामने से आ रहा था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं, वह तो मेरा पुराना आशिक था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह इस शहर में कैसे आ सकता है? मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। ये सब कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और उसकी मुलाकात इस तरह से होगी। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर वह मेरे सामने ऐसे कैसे आ सकता है? वह मुझे इस तरह से कैसे मिल सकता है? अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मेरा आशिक यानी विजय मेरे बहुत करीब आ गया। वो भी मुझे देखकर बहुत शॉक्ड था। उसने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा पहला प्यार मेरे सामने इस तरह से आ जाएगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, तभी मुझे लगा कि कोई हमें देख रहा है। मैंने जैसे ही नज़र घुमाई तो मेरा देवर राहुल वहीं खड़ा हुआ था। उसे देखकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं बुरी तरह से घबरा गई कि कहीं इसने हमारी बातें ना सुन ली हों। मैंने तुरंत ही जल्दी से जाकर उसका टिफ़िन उसे पकड़ाया और तेज कदमों से उसके स्कूल से निकल गई। जब मैं घर आई तो मेरे पसीने छूटे हुए थे। राहुल जब स्कूल से लौटा तो मेरे पास आया और आकर पूछने लगा कि भाभी, तुम्हें क्या हुआ है? जब वो मुझसे पूछ रहा था तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि उसे मेरा राज पता ना चल जाए। वह अभी तक मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझे पानी दिया। मैंने उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से पानी का गिलास दूर जाकर गिरा, क्योंकि राहुल के देखने का अंदाज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वह बहुत ही ज़्यादा प्यासी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई थी कि मैंने उसका हाथ बाजू से पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे की कुंडी लगा दी। मैं जब बेड पर बैठी हुई थी तो मेरा शरीर बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मैं सोचने लगी कि मैं क्यों डर रही हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया कि मैं इस तरह से डरूं। फिर खुद ही अपने दिमाग से डर निकाल कर फेंक दिया। मैंने अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दी और फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई। राहुल भी घर से बाहर निकल चुका था। मैंने हिम्मत की और मैं घर के कामों में लग गई। अब घर में जब दो ही लोग हों तो क्या ही काम होगा। मैंने अपने अतीत की एक बात को याद किया और सोचा कि मेरे पिता सही कहते थे कि जहाँ पर सिर्फ दो लड़के हों उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करो। लेकिन मेरी मम्मी ने एक नहीं मानी थी और मेरी शादी यहाँ पर कर दी थी। अब मुझे अपने पापा की वह बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं कि काश पापा की बात को उस वक्त किसी ने समझ लिया होता तो आज हालात बिल्कुल अलग होते।
मेरी शादी जब रमन से हुई तो वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और अब तक रखते आए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घर के हालात को देखते हुए उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वह पहले वाली नौकरी छोड़ चुके थे। अब उन्होंने दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिसमें उन्हें अक्सर अपने काम से शहर से बाहर जाना ही पड़ता था। शुरू शुरू में वह जब भी शहर से बाहर जाते तो अगले दिन ही वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ज़्यादा ही दिनों के लिए जाना पड़ा था। इसलिए मुझे कुछ डर सा लग रहा था। पहले तो मैंने उनसे यही कहा था कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राइवेट नौकरी है जिसमें मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। इसलिए मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा। मैं भी क्या कर सकती थी। अब तो मम्मी भी इस दुनिया में नहीं थीं जो उनको अपने पास बुला लूं। भाभी और बहनें सब अपने अपने घरों में बिजी थीं। अब मैं किसको अपने पास बुलाती। इसलिए मैं चुप करके अपने पति का इंतज़ार करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह कुछ दिन शहर से बाहर गुजारेंगे तो मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आज मेरे देवर के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। अब मेरी सास तो थी नहीं, इसलिए मैं उसकी माँ की सूरत में उसके स्कूल वालों से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही मैं मीटिंग रूम के अंदर गई, वह मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह जल्दी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो वही थी जो पहले हुआ करती थी। सब कुछ वैसा ही था। वह बिल्कुल भी तो नहीं बदला था। बस उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। मैंने जल्दी से चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। वह पता नहीं कितनी देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। तभी राहुल ने उसे सर कहकर उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाया। उसने बोला, सर, ये मेरी भाभी हैं। राहुल ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया तो वह थोड़ा होश में आया और बहुत इज्जत के साथ मुझसे बात करने लगा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। पता नहीं क्यों मैं फिर से अपने अतीत में जा चुकी थी। राहुल ने उसकी नज़रों से पता नहीं क्या से क्या समझ लिया था। मैंने बस थोड़ा बहुत बात की और फिर राहुल से कहा कि अब घर चलो, घर में काफ़ी काम है। लेकिन पता नहीं कब उसके सर ने हमारे लिए खाने पीने का सामान मंगा लिया। राहुल खाता जा रहा था और कहता जा रहा था कि भाभी, आप मेरे साथ रोज़ आ जाया करो। सर ने तो आज बहुत मौज ही करवा दी है। मैंने हिम्मत करते हुए सिर्फ 2 निवाले खाए और फिर उठकर बाहर आ गई। राहुल काफ़ी देर के बाद बाहर आया। उससे पहले उसका वही सर मेरे पीछे आ गया था। मैं तो खुद को पहले ही बचाती हुई आ रही थी। मैंने जल्दी से ऑटो में बैठकर राहुल को इशारा किया, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। हम लोग घर वापस आ गए। घबराहट की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। राहुल घर आ गया और कहने लगा, अच्छा तो भाभी, क्या चक्कर था इस बात का। मैंने उससे कहा कि क्या बात है राहुल, किस बारे में बात कर रहे हो। तो उसने कहा, अरे मैं तो विजय सर के बारे में बात कर रहा था। कितने अच्छे हैं ना, आप जानती हैं ना उन्हें पहले से। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानती, मेरा तो उनसे दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अच्छा भाभी, रिलैक्स, क्यों इतनी ज़्यादा घबरा रही हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई की वजह से परेशान हूँ। वह पता नहीं कब वापस आएंगे। मैंने बहुत फिक्र से कहा। वह मुझ पर ताने कसते हुए हंसा और कहने लगा कि भाई यहाँ नहीं है तो क्या, वो तो है ना। उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि मैं यह समझ सकूं कि वह हर बात जान चुका है। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए किसी को भी मत बताना। तो वह मुझसे कहने लगा कि यह तो मुझ पर है ना कि मैं इस राज को कब तक अपने दिमाग में रखता हूँ। लेकिन भाभी, आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस कदर। मैं तो आपको बहुत सीधी सादी समझता था और आप लगती भी कुछ ऐसी ही हैं। लेकिन आपने कैसे कैसे गुल खिलाए हुए हैं अपने ज़माने में। आपके कैसे भेद खुल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरा एक काम कर देंगी तो मैं यह राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि मैंने उसकी सारी शर्त मानने के लिए हामी भर दी। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि वह मुझसे पैसे मांगेगा या कोई कीमती चीज़।
मैंने कहा, राहुल, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। राहुल ने कहा, जी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन शर्त के पूरा होने के बाद, और वह शर्त मैं आपको रात में ही बताऊंगा। मैंने कहा, अभी बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस काम में और ज़्यादा देर हो। वो बोला, अरे भाभी, अभी नहीं, रात को। खैर, मैं घर का काम निपटाने लगी। उसी पल रमन की कॉल आ गई और मैं बुरे तरीके से कांपने लगी। मुझे लगा कि शायद राहुल ने उसे सब कुछ बता दिया। बहुत देर रिंग बजने के बाद मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई। रात को जब राहुल घर वापस आया तो मुझसे बोला, भाभी, आज रात के लिए ज़बरदस्त तैयार रहिएगा। आज आपको मेरी शर्त को पूरा करना है। ऐन मौके पर इनकार मत करना, क्योंकि मैं भी बहुत बेचैन हूँ। इतना कहकर वह मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक अजीब तरह से देखने लगा। उसके एक्सप्रेशन देखकर मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। अब मुझे फिक्र होने लगी, ये सोचकर कि वह अपनी शर्त के लिए मुझे रात में अपने कमरे में क्यों बुला रहा है। फिर मेरे दिमाग में आया कि कहीं वह मेरे साथ। यह सोचते ही मेरे शरीर में बिजली की लहर सी दौड़ गई। रमन भी घर पर नहीं थे और वह मुझे बहुत ही गलत नज़रों से देख रहा था और आधी रात अपने कमरे में बुला रहा था। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही था कि वह मेरे साथ वह सब करना चाह रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को राहुल से कैसे बचाऊं। लेकिन तभी कुछ देर बाद राहुल मेरे पास आया और बोला, भाभी, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उसे अस्पताल देखने जाना पड़ेगा। हो सकता है मुझे काफ़ी रात हो जाए। आप फिक्र मत करिएगा, आराम से सो जाइएगा। मेरी शर्त मैं आपसे कल पूरी करवाऊंगा। अगले दिन जब राहुल सोकर उठा तो मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। वह मुझे आते ही कहने लगा, भाभी, आज रात के लिए तैयार रहना। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि तुम्हें मुझसे ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आ रही। वह मुझसे बोला, आप परेशान क्यों हो रही हैं? चिंता मत करिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, इसलिए आज रात को अच्छे से तैयार रहना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। मैंने सोचा, भगवान मुझे पता नहीं किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं। मैं तो यही दुआ कर रही थी कि भगवान आज का दिन और बड़ा कर दे, ताकि रात कभी ना हो, क्योंकि आज की रात में तो मेरे मुंह पर कालिक लग जाएगी। लेकिन देखते ही देखते रात के 9 बज गए। मैंने फटाफट खाना खाया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि मैं अपने कमरे में आ गई। मैं समझ गई कि राहुल घर आ गया है। उसने कुछ देर दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद जो उसके पास डुप्लीकेट चाबी होती है, उससे उसने दरवाज़ा खोल लिया। लेकिन मैंने अपने कमरे के दरवाजे में कुंडी लगा ली। फिर वह मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो राहुल बोला, भाभी, आप अपने लिए खुद मुसीबत बुला रही हैं। आपको अपना खुद ख्याल नहीं है तो कोई आपका ख्याल किस तरह से करेगा। वह काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ा होकर बोल बोल कर चला गया। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज की रात मैं भी दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी रात मैंने सुकून से सोकर गुजारी और फिर सुबह उठते ही मैं किचन के काम निपटाने लगी। राहुल जब उठा तो उसने मुझसे एक शब्द नहीं कहा, बस घूरता ही रहा। जब वो स्कूल गया तो मैंने उसका पीछा किया, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि यह किन कामों में पड़ा हुआ है और किन लोगों से इसकी जान पहचान है, क्योंकि उसकी जितनी उम्र थी उससे वह बहुत बड़े काम कर रहा था। इस सब के लिए हिम्मत की ज़रूरत थी और वह इसे आखिर कहाँ से मिल रही थी। स्कूल पहुंचकर मैंने स्कूल के गार्ड से पूछा कि राहुल आ गया, तो उसने मुझे बताया कि हाँ, वह तो आ गया। उसके बाद जब मैं स्कूल से वापस घर जा रही थी तो मुझे रास्ते में विजय ने रोक लिया। वह मुझसे बोला कि मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं रुकी नहीं, लगातार तेज़ तेज़ चलने लगी। तो वह ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा और मुझसे बोला कि मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने उससे कहा, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं अभी चिल्लाऊंगी। तो वह बोला कि जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा कि तुम अतीत की बातों को भूल जाओ, अब मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए अब तुम यह सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हो।
मैंने उससे कहा कि तुम्हारे ये सब करने से क्या मैं अतीत में वापस चली जाऊंगी? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना सब सुनाकर मैं तेजी से घर लौट आई। अगले दिन जब मैं बाजार से घर वापस लौटी तो ये देखकर हैरान थी कि दरवाजे पर ताला नहीं था। जब मैं अंदर पहुंची तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि सामने रमन खड़े हुए थे। लेकिन वह हमेशा की तरह मुझे देखकर मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि बहुत ही थके हुए लग रहे थे। मैं एकदम से जाकर उनके सीने से लग गई, लेकिन उन्होंने मुझे एक तरफ कर दिया और कमरे में चले गए। उनके इस तरह के व्यवहार से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि आखिर इन्हें अचानक से क्या हो गया है, वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तभी मेरे दिमाग में आया कि राहुल ने शायद इन्हें कुछ गलत बता न दिया हो। वह नहाकर जब बाहर निकले तो मैंने उनसे नाश्ता करने को कहा, तो उन्होंने बहुत ठंडे लहजे में जवाब दिया कि मैं नाश्ता करके आया हूँ। मैंने उनके करीब जाकर पूछा कि रमन, कुछ हुआ है क्या? तो वह मुझसे कहने लगे कि नहीं, अभी कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है। तुम जाओ, मौज करो। मैं टिप टिप रोने लगी और ये सोचने लगी कि भगवान किसी भी तरह मेरे अतीत से मेरा पीछा छुड़ा दे। मैं नहीं जानती कि मेरे कौन से पाप हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। राहुल के आने पर रमन का मूड बिल्कुल ठीक था और वह उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरे दिल में राहुल के लिए बहुत ज़्यादा नफरत आ चुकी थी। ये लड़का मेरे लिए बहुत बड़ा बवाल बन चुका था। रमन ने मुझसे कहा कि अब मैं आ गया हूँ तो कुछ दिन के लिए अच्छा रहेगा कि तुम अपने मायके चली जाओ। मैंने कहा, लेकिन मैं क्यों जाऊँ? अभी तो आप घर पर वापस आए हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि तभी शाम को मेरे घर से कॉल आ गई कि छोटी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा। रमन मुझे घर के बाहर उतार कर वापस आ गए, लेकिन मैं जैसे ही घर में गई तो सामने बैठे इंसान के ऊपर मेरी नज़र पड़ते ही मेरी तो सांसें रुक गईं। सामने सोफे पर ही विजय बैठा हुआ था। वो बातों में बिजी था, इसलिए उसने मुझे नहीं देखा। मैं जल्दी से दौड़ती हुई भाभी के कमरे में आ गई, जहाँ पर भाभी बिल्कुल ठीक बैठी हुई मुस्कुरा रही थीं। ये क्या भाभी, जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो आपने ऐसा मजाक करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे यहाँ आओ तो सही। ये जो बाहर आदमी बैठा है ना, ये मेरी बहन के रिश्ते के लिए आया है। मैंने इसे यहीं पर ही बुला लिया ताकि तुम्हारे भाई इसे खुलकर मिल दें और साथ ही एक दूसरे से बात कर लें, क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं और इसे जो कुछ करना है खुद ही करना है। भाभी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बता रही थीं। मैं उनके मुंह की तरफ देख रही थी। अगर आपको इससे रिश्ता करना है तो मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाने का क्या मकसद बनता है? मैं सच में भाभी से नाराज़ हो चुकी थी, इसलिए कोई बात भी नहीं कर रही थी। वह मुझे मनाने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं एक तरफ मुंह बनाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ही भाई ने हम सब से कहा कि खाना लगाओ। मैंने ना चाहते हुए भी खाना लगाया। फिर मुझे मजबूरी में वह खाना वहाँ विजय के साथ बैठकर ही खाना पड़ा। अगले दिन जब मैं और भाभी शॉपिंग करके वापस घर पहुँचे तो भाई की बहुत ऊंची आवाज़ में बात करने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वह किसी से लड़ाई कर रहे हैं। अंदर रमन बैठे हुए थे और वह मेरे ही बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है और मैं रमन को उनकी पीठ पीछे धोखा दे रही हूँ। रमन के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। अब तो मुझे राहुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी भैया मुझसे पूछने लगे, रचना बेटा देखो, ये कैसी बातें कर रहा है तुम्हारे बारे में। तो रमन चिल्लाकर बोले, अरे ये क्या बताएगी, किस्मत तो मेरी खराब है जो मैंने इससे शादी कर ली। अब इसे यहीं पर रखिए, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैंने भी भैया से कहा, आप अभी इसी वक्त राहुल को फ़ोन करके यहाँ बुलाएं। भाई ने एकदम कॉल करके राहुल को बुलाया और वह कुछ ही देर में वहाँ पर आ गया। मैंने राहुल से कहा कि तुमने रमन से आखिर क्या कहा है? तो वह अनजान बनते हुए कहने लगा कि मैंने तो भैया से कुछ भी नहीं कहा। मुझे उस पर इतनी तेज गुस्सा आ रहा था कि खींच के उसके तमाचा मारूं। तभी रमन मुझसे बोले, उसे इस सब में क्यों घसीट रही हो? उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
मैंने हैरत भरी नज़रों से रमन की तरफ देखा तो रमन कहने लगे कि तुम्हारी काली करतूत के बारे में मुझे मेरे दोस्त ने बताया है। उसने तुम्हें एक आदमी के साथ देखा था जो तुम्हारा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था और तुम उसे बातें भी कर रही थीं। तभी रमन ने अपने फ़ोन में से मुझे एक तस्वीर निकाल कर दिखाई। उस तस्वीर में मैं और विजय साथ थे। तभी राहुल ने कहा, भैया 1 मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। राहुल ने तुरंत ही रमन का फ़ोन लेकर किसी को कॉल किया। थोड़ी ही देर में वहाँ पर विजय आ गया। उसे देखकर रमन बुरी तरह से भड़क गए। वो राहुल पर भी चिल्लाए कि तुम इस आदमी को पहले से जानते हो, यानी कि तुम भी अपनी भाभी की करतूत के बारे में सब कुछ जानते थे। मेरे भैया भाभी भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। अब तो भाभी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह जिस लड़के के लिए अपनी बहन के रिश्ते की बात चला रही थीं, वह लड़का तो मेरे पीछे था। रमन ने कहा कि अब मैं रचना के साथ एक दिन भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं उसे तलाक दे दूंगा। तलाक की बात सुनकर तो मेरे ऊपर बिजली ही गिर गई। तभी राहुल ने कहा, भैया शांत हो जाइए, पहले मेरी बात सुनिए। ये मेरे मैथ टीचर हैं, विजय सर, और ये भाभी से बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको बात करने के लिए मैंने कहा था। राहुल की बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ हैरत से देखने लगे। उसके बाद विजय ने बोलना शुरू किया। विजय ने कहा, दरअसल बात यह है कि राहुल एक लड़की से सच्चा प्यार करता है। उसका नाम पायल है। जब मुझे इस सब के बारे में पता चला तो मैंने राहुल को समझाया कि अभी तुम्हारी ये उम्र करियर पर ध्यान देने की है, ना कि इस सब की। तो राहुल ने कहा कि मैं उस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ और अपने पैरों पर खड़े होकर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जब उस लड़की के घर वालों को इन दोनों के बारे में पता चला तो उन्होंने उस लड़की की शादी कहीं और तय कर दी और वह इतनी कम उम्र में ही उसकी शादी करने वाले हैं। अब इस सबको रोकने के लिए राहुल ने मुझसे मदद मांगी। मैंने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुम आखिर होते कौन हो? तुम तो एक टीचर हो, तुम्हारा तो इस लड़के से कोई रिश्ता भी नहीं है, तो क्या गारंटी है कि ये लड़का हमारी लड़की की ज़िंदगी खराब नहीं करेगा। मैंने उन्हें पुलिस की भी धमकी दी तो वो कहने लगे कि हम अपनी लड़की की शादी अपने गांव में जाकर करेंगे, वहां पर किसी का कोई कानून नहीं चलता। जब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो राहुल ने मुझसे कहा कि मैं उसकी भाभी यानी रचना से बात करूं, क्योंकि उसने कहा कि भाभी बहुत समझदार हैं और अब एक वही हैं जो पायल के घर वालों को अच्छे से समझा सकती हैं। और रचना को यह बात बताने की जिम्मेदारी राहुल ने मुझे दी। इसीलिए मैं रचना से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रचना मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए मैंने राहुल को बोला कि वह अपने भाई रमन को ये सब बताए, पर राहुल का कहना था कि भैया बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं इस उम्र में किसी लड़की से प्यार करता हूँ तो वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और सारी बात बिगड़ जाएगी। इसलिए सारी बिगड़ी बातों को सही करने का काम सिर्फ और सिर्फ रचना ही कर सकती है। इसी कारण मैं कई दिनों से उसके पीछे था और उसके ना चाहने के बाद भी ज़बरदस्ती मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो एक बार मेरी पूरी बात सुन ले और राहुल की मदद कर दे। विजय की पूरी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी होने लगी। मैं सोचने लगी कि मैं क्या कुछ विजय के बारे में सोच रही थी और राहुल से भी मन ही मन में माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि अब तक मैं उसे गलत समझ रही थी। मुझे तो लगा कि उसने मेरे अतीत के बारे में रमन को सब कुछ बता दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी बात जानने के बाद रमन शांत हो गए और उन्होंने मुझसे और विजय से भी माफ़ी मांगी। उसके बाद मैं और रमन दोनों उस लड़की के घर गए और लड़की के घर वालों को बहुत अच्छे से समझाया। उनसे कहा कि जैसे ही राहुल अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा हम उसकी शादी पायल से करवा देंगे, इसलिए आपका बिल्कुल बेफिक्र रहें। वो हमारी बात मान गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक ये शादी नहीं होती तब तक राहुल और पायल एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उससे पहले कोई भी ऊंच नीच हो जाए। राहुल ने भी वादा किया कि वह आज के बाद पायल से कभी भी नहीं मिलेगा। हम सब भी घर लौट आए।
अब राहुल बहुत खुश था, क्योंकि भले ही वह कुछ सालों तक पायल से मिल नहीं पाएगा, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि पायल एक दिन उसकी पत्नी बनकर इस घर में आ जाएगी। मैंने राहुल के कमरे में जाकर उससे माफ़ी मांगी तो वह मुझसे कहने लगा, भाभी आप तो मेरी माँ समान हैं और वह सब तो मैं आपको तंग करने के लिए कर रहा था। मैंने कहा, तो तुम रात को मुझे कमरे में क्यों बुला रहे थे? तो राहुल ने कहा, दरअसल जब आप विजय सर की बात सुन ही नहीं रही थीं, तो पायल ने कहा कि मैं उसे आपसे मिलवा दूं और वह खुद ही आपसे मदद मांगेगी। पायल के मम्मी पापा पूरे दिन उस पर नज़र रखते थे, उसे कहीं बाहर जाने नहीं देते थे। इसलिए हमने प्लान बनाया कि वो रात को चुपके से मेरे कमरे में आ जाएगी और मैं आपको वहीं पायल से मिलवा दूंगा। इसीलिए मैं आपको रात में अपने कमरे में बुला रहा था, लेकिन आपको तंग करने के लिए मैंने वह बात इस तरह से की ताकि आप परेशान हो जाओ और डर जाओ। मैंने कहा, तो तुम विजय के बारे में रमन को। मेरी बात पूरी होने से पहले ही राहुल बोल पड़ा, भाभी वह आपका अतीत था और इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई अतीत होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वर्तमान में आप सिर्फ और सिर्फ भैया से प्यार करती हैं और विजय सर भी तो अब आगे बढ़ चुके हैं और आपकी भाभी की बहन से शादी करने वाले हैं। सच्चे प्यार के मोल को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आपके और भैया के रिश्ते में दरार आए। मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और इस सब के बारे में भूल जाइए। रमन ने भी मुझसे दिल से माफ़ी मांगी और मुझे बहुत प्यार किया। फिर हमारे जीवन की एक नई प्यार भरी शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ। थैंक यू।